प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आज हम कहानी तत्वों के आधार पर कफन कहानी की समीक्षा को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कफन कहानी जो है हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। उसकी हम कहानी तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। ये पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। उर्दू में इनका सोजे वतन नाम से एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसे अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। उसके बाद इन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से ये लिखने लगे। इनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी कफन 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये जो कफन कहानी है, इनकी यथार्थवादी प्रवृत्ति की कहानी है। वैसे तो प्रेमचंद स्वयं को आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी कहते थे, यानी ऐसा यथार्थ जो आदर्श की तरफ बढ़ता है, यानी समाज में जो यथार्थ है, वास्तविकता है, उसको एक आदर्श की तरफ पहुंचाने का काम उन्होंने अपनी कहानियों में किया है। लेकिन अंत तक आते आते, अपनी कहानी यात्रा के अंत तक आते आते उनका समाज की जो वास्तविकता है, जो समाज की व्यवस्था है, उस पर विश्वास उठ गया था। इसलिए उन्होंने यथार्थवादी कहानियाँ लिखना शुरू किया था। इस समय की जो कहानियाँ हैं उनमें सदगति, नशा, कफन और पूस की रात, जो ये कहानियाँ हैं, ये इनकी यथार्थवादी कहानियाँ हैं। इन्हीं में ये जो अंतिम कहानी है कफन, ये शोषण मूलक व्यवस्था पर एक कठोर टिप्पणी है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। कफन कहानी में दलित चेतना प्रस्तुत हुई है। प्रेमचंद की ये उत्कर्ष काल की एक श्रेष्ठतम कहानी है। वातावरण प्रधान सामाजिक कहानी है। समाज की व्यवस्था को उकेरती हुई ये कहानी है। यहाँ लेखक मनोविज्ञान को आधार बनाकर कहानी रचना में प्रवृत्त हुआ है। जीवन का यथार्थ एवं स्वाभाविक चित्रण करना उसका ध्येय बन गया है। विद्वानों ने कहानी कला के 6 तत्वों को स्वीकार किया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम कफन कहानी की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले हम कफन कहानी का सारांश पढ़ेंगे कि इस कहानी में है क्या। इस कहानी के कथानक की सर्जना मनोविज्ञान की अनुभूति की धरातल पर हुई है। यह अत्यंत सुगठित और सुव्यवस्थित है। इसमें केवल एक संवेदना सूत्र संपूर्ण कथानक की सृष्टि में प्रयुक्त हुआ है, यानी केवल एक संवेदना के माध्यम से ही पूरी कहानी की रचना हुई है। मूल संवेदना यह है कि आधुनिक आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और निकम्मे समाज व्यवस्था के कारण सर्वहारा वर्ग, यानी जो बिल्कुल ही निम्न और शोषित वर्ग है, वो कितना स्वार्थी, कामचोर और जड़ हो जाता है कि अपनी मृतक पुत्र वधू और पत्नी के कफन के लिए एकत्र चंदे के धन को शराब पीने में व्यय कर डालता है और अंत में अपने कुकृत्य का समर्थन करने के लिए समाज के रीति रिवाज को कोसता है कि कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने को कफन चाहिए। वास्तविकता है कि जैसे खाने पीने के लिए, जैसे समाज की जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उससे समाज के रीति रिवाज को पूरा करने के लिए अंत समय में एक कफन की ज़रूरत होती है। तो इसी समाज की इसी सच्चाई को इस कहानी में उकेरा गया है। कहानी के कथानक का आरंभ गीसू और माधव की दीनहीन कारुणिक स्थिति से होता है। इसके पश्चात कहानीकार ने घटना की तैयारी में पूरा वातावरण रचित किया है। माधव की पत्नी के बच्चा होने वाला है। माधव की पत्नी बुधिया जो है प्रसव वेदना से छटपटा रही है, जबकि झोपड़े के द्वार पर अलाव के सामने गीसू और माधव दोनों बाप बेटे चुपचाप यह इंतजार कर रहे हैं कि कब पत्नी मरे और घर में शांति हो। इसके उपरांत कथानक में उत्तेजक घटना आती है, जब माधव की पत्नी
बुधिया मर जाती हैं। पहले तो दोनों छाती पीट पीट कर हाय हाय करते हैं, फिर लकड़ी के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और अंततः उस एकत्रित चंदे से एक शराब खाने में चले जाते हैं और तली हुई मछलियाँ और शराब पीकर अपना पेट भरते हैं और अंततः नशे में बेसुध होकर वहीं गिर जाते हैं। इस प्रकार इस कहानी में ग्रामीण जीवन की रूढ़िग्रस्तता और बेकारी का सफल चित्रण हुआ है। यही इस कहानी का सारांश है। पूरी कहानी में समाज की रूढ़िग्रस्तता का, रीति रिवाजों का, ऐसे रीति रिवाज जो आज भी हमारे समाज पर एक बोझ बने हुए हैं, उनका चित्रण हुआ है। साथ ही जो व्यक्ति किस तरह से अपने पेट की आग के आगे दीनहीन हो जाता है कि उसे किसी तरह की कोई व्यवस्था, कोई वातावरण समझ में नहीं आता, उसका भी बड़ा ही सफल चित्रण इस कहानी में हुआ है। अब है चरित्र चित्रण की ओर, हम अगले तत्व की ओर पढ़ेंगे। गीसू और माधव इस कहानी के दो प्रमुख चरित्र हैं, उनका चरित्र चित्रण हम पढ़ेंगे। इस कहानी में दो मुख्यतः पात्राएं हैं, गीसू और उसका पुत्र माधव। दोनों ही निर्धन श्रमिक वर्ग से हैं। दोनों आराम तलब, कामचोर और बदनाम हैं। कोई भी उन्हें काम पर नहीं बुलाता। कभी विवशता में किसी ने बुलाया भी तो आधा घंटा काम करेंगे और 1 घंटा चिलम पिएंगे। ये 1 दिन का काम करते हैं तो 3 दिन आराम करते हैं। जब फांके पड़ने की नौबत आती है तो एक पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ता है और दूसरा उसे बाजार में बेचकर पेट पूजा का जुगाड़ करता है। कहानी में बहुत सारे कथन के माध्यम से इनका पूरा चरित्र जो है सामने आता है। अपनी हरामखोरी, कुप्रवृत्तियों के कारण ये मजदूरी नहीं पाते हैं। आर्थिक विपन्नता ने दोनों को निर्दयी, कठोर एवं हृदयहीन बना दिया है। तभी तो घर में बुधिया, जो माधव की पत्नी है, प्रसव पीड़ा से तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देती हैं और वे दोनों अलाव पर बैठे बैठे चोरी से भुने आलूओं को खाने में मग्न हैं। तो इस कहानी में कि किस तरह से वो प्रसव वेदना से पीड़ित स्त्री की मदद नहीं करते हैं, उसे चुपचाप देखते हैं और इस होड़ में कि कौन कितने आलू ज़्यादा खा लेगा, वो अपनी पत्नी को, पुत्र वधू को देखने भी नहीं जाते। तो इस प्रकार उनकी जो हरामखोरी है, जो काम चोरी जो है, उसको बड़े ही वास्तविक तरीके से, यथार्थ तरीके से प्रेमचंद ने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। ये बुधिया की चीख सुनते हैं लेकिन उसके पास नहीं जाते, वह मर जाती है। इस प्रकार इसकी दारुण दशा, विपन्नता एवं अंतिम परिणति किसी भी संवेदनशील मनुष्य के दिल को दहला देती हैं और समाज की इस विषम आर्थिक संरचना पर सोचने के लिए बाध्य कर देती हैं। अब है कफन कहानी का कथोपकथन, संवाद। प्रेमचंद ने संवादों के माध्यम से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन अत्यंत मार्मिक और कलात्मक ढंग से किया है। जो पात्रों का संवाद है, उनसे ही उनके चरित्र का आभास हो जाता है। ये संवाद कथा सूत्र को आगे बढ़ाने में सहायक बने हैं। उन्होंने अपने पात्रों के मनोभाव का चित्रण नाटकीय एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर किया है। वे जानते हैं कि कौन पात्र किस परिस्थिति में कैसे मनोभाव को व्यक्त करता है। इन्हीं विशेषताओं को उद्घाटित करने वाला एक उदाहरण देखिए आप। गीसू कहता है, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देखा। माधव चिढ़कर कहता है, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। यानी गीसू और माधव के इस संवाद से स्पष्ट होता है कि वो कितने संवेदनहीन हो चुके हैं अपनी परिस्थिति के कारण, कि प्रसव वेदना से तड़पती हुई अपने घर की स्त्री को देखने तक नहीं जाते हैं। अगला जो तत्व है वो है वातावरण। इस कहानी में वातावरण की प्रधानता है। प्रेमचंद जो है वातावरण में सिद्धहस्त है। इस कहानी में वातावरण की सृष्टि कथाकार ने इतने मनोयोग से किया है कि कहानी जीवन की सच्ची घटना से प्रतीत होती है। स्थान एवं परिस्थिति का यथार्थ बोध इसमें सफलतापूर्वक प्रस्तुत हुआ है। कहानी के प्रारंभ का वातावरण आप देखिए कि झोपड़े के द्वार पर बाप बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है।
रह रहकर उसके मुंह से दिल दहला देने वाली आवाज़ निकल रही है कि दोनों कलेजा थाम लेते हैं। जाड़े की रात भी सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो रहा था। इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है गांव का वातावरण, दोनों की मनोस्थिति और जो वातावरण है वो स्पष्ट हो जाता है। अगला जो तत्व है वो है भाषा शैली। इस कहानी की भाषा शैली सरल, सशक्त और सजीव है। इसमें प्रौढ़ता, परिपक्वता एवं सप्राणता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। वह आधुनिक पात्रानुकूल है। पात्रों के अनुकूल ही भाषा शैली का उपयोग हुआ है। वातावरण के चित्रण में भी भाषा पूर्णतः वर्णनात्मक हो गई है। इस कहानी की भाषा में बिंबात्मकता सर्वत्र दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। इस कहानी में नाटकीयता प्राय दिखाई देती है कि व्यंग्य शरीर तो इस कथाकार में जन्मजात ही रही। व्यंग्यात्मकता का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को 1000 रुपये क्यों दे दे। कौन कहता है परलोक मिलता है, कौन देखता है परलोक मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। तो भाषा शैली आप देखेंगे कि जैसा वातावरण है, ग्रामीण संस्कृति का जो वातावरण है, उन्हीं के अनुरूप भाषा यहाँ प्रस्तुत की गई है। अब है अंत में कहानी का उद्देश्य की दृष्टि से यह कहानी यथार्थवादी है। आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मानी और बड़े लोग बैठे बैठे दुनिया के सारे आनंद लेते हैं और तथा निर्धन मजदूर एवं किसान रात दिन कठिन परिश्रम करके भी 2 जून रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते, वहाँ गीसू और माधव के कामचोर हो जाने को लेखक ने उचित माना है। लेखक ने यहाँ किसानों मजदूरों में चेतना जगाने का प्रयास किया है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांति भावना भरना उनका उद्देश्य बन गया है। गरीब व्यक्ति को किस स्तर तक संवेदन शून्य और गरीबी व्यक्ति को किस स्तर तक संवेदन शून्य और जड़ बना सकती है, गीसू और माधव इसके ज्वलंत उदाहरण है। किसी भी सभ्य समाज को आर्थिक स्थिति की ऐसी विषमता चिंतनशील प्राणी को सोचने पर अवश्य बाध्य करेगी। उम्मीद है आपको ये समीक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।